तुर्की के इतिहास को तुर्क जाति के इतिहास और उससे पूर्व के इतिहास के 2 अध्यायों में देखा जा सकता है। 7वीं से 12वीं सदी के बीच में मध्य एशिया से तुर्कों की कई शाखाएं यहाँ आकर बसीं। इससे पहले यहाँ से पश्चिम में आर्य यानी यवन, हेलेनिक और पूर्व में कॉकेशाई जातियों का बसाव रहा था। तुर्की में ईसा के लगभग 7500 वर्ष पहले मानव बसाव के प्रमाण यहाँ मिले हैं। हित्ती साम्राज्य की स्थापना 1900-1300 ईसा पूर्व में हुई थी। 1250 ईस्वी पूर्व ट्रॉय की लड़ाई में यवनों यानी ग्रीक ने ट्रॉय शहर को नेस्तनाबूद कर दिया और आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1200 ईसा पूर्व से तटीय क्षेत्रों में यवनों का आगमन आरंभ हो गया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में फारस के शाह साइरस ने अनातोलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके करीब 200 वर्षों के पश्चात 334 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने फारसियों को हराकर इस पर अपना अधिकार किया। बाद में सिकंदर अफगानिस्तान होते हुए भारत तक पहुंच गया था। ईसा पूर्व 130 ईस्वी में अनातोलिया रोमन साम्राज्य का अंग बना। ईसा के 50 वर्ष बाद संत पॉल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया और सन 313 में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना लिया। इसके कुछ वर्षों के अंदर ही कांस्टेंटाइन साम्राज्य का अलगाव हुआ और कांस्टेंटिनोपल इसकी राजधानी बनाई गई। 6ठी सदी में बिजेंटाइन साम्राज्य अपने चरम पर था, पर 100 वर्षों के भीतर मुस्लिम अरबों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। 12वीं सदी में धर्मयुद्धों में फंसे रहने के बाद बिजेंटाइन साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। सन 1288 में ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ और सन 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन। इस घटना ने यूरोप में पुनर्जागरण लाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्तमान तुर्क पहले यूराल और अल्ताई पर्वतों के बीच बसे हुए थे। जलवायु के बिगड़ने तथा अन्य कारणों से ये लोग आसपास के क्षेत्रों में चले गए। लगभग 1000 वर्ष पूर्व वे लोग एशिया माइनर में बसे। 9वीं सदी में ओगुस तुर्कों की एक शाखा कैस्पियन सागर के पूर्व बसी और धीरे धीरे ईरानी संस्कृति को अपनाती गई। ये सल्जूक तुर्क थे। इसके साथ ही कैस्पियन सागर के पश्चिम में वे मध्य तुर्की के कोन्या में स्थापित हो गए। 1071 में उन लोगों ने बिजेंटाइनों को परास्त कर एशिया माइनर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। मध्य टर्की में कोन्या को राजधानी बनाकर उन्होंने इस्लामी संस्कृति को अपनाया। इस साम्राज्य को रोम सल्तनत कहते हैं क्योंकि इस इलाके में पहले इस्तांबुल के रोमन शासकों का अधिकार था, जिसके नाम पर इस इलाके को जलालुद्दीन रूमी कहते थे। ये वही समय था जब तुर्की के मध्य और धीरे धीरे उत्तर भाग में ईसाई रोमनों और ग्रीकों का प्रभाव घटता गया। इसी क्रम में यूरोपियों का उनकी पवित्र ईसाई भूमि यानी यरूशलेम और आसपास के क्षेत्रों से संपर्क टूट गया, क्योंकि अब यहाँ ईसाई के बदले मुस्लिम शासकों का राज हो गया था। अपने ईसाई तीर्थ स्थानों की यात्रा का मार्ग सुनिश्चित करने और कई अन्य कारणों की वजह से यूरोप में पोप ने धर्म युद्धों का आह्वान किया। यूरोप से आए धर्म योद्धाओं ने यहाँ पूर्वी तुर्की पर अधिकार बनाए रखा, पर पश्चिमी भाग में सल्जूकों का साम्राज्य बना रहा। लेकिन इनके दरबार में फारसी भाषा और संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया। अपने समानांतर के पूर्वी सम्राटों गजनी के शासकों की तरह इन्होंने भी तुर्क शासन में फारसी भाषा को दरबार की भाषा बनाया। सल्जूक दरबार में ही सबसे बड़े सूफी कवि रूमी जन्म 1215 को आश्रय मिला और उस दौरान लिखी शायरी को सूफीवाद की श्रेष्ठ रचना माना जाता है। सन 1220 के दशक से मंगोलों ने अपना ध्यान इधर की तरफ लगाया। कई मंगोलों के आक्रमण से उनके संगठन को बहुत क्षति पहुंची और 1243 में साम्राज्य को मंगोलों ने जीत लिया। हालांकि इसके शासक 1308 तक शासन करते रहे, पर साम्राज्य बिखर गया। मंगोलों का प्रभाव समाप्त होते ही ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सम्राट उस्मान था। इस समय टर्की की सीमाओं में बहुत विस्तार हुआ। 1516 और 1517 में क्रमशः सीरिया और मिस्र जीत लिया गया। सुल्तान सुलेमान के शासनकाल में एशिया माइनर, कुछ अरब प्रदेश, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी भूमध्यसागरीय द्वीप, बाल्कन, काकेशस और क्रीमिया में टर्की का प्रभुत्व था। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में राष्ट्रीयता के उदय से टर्की की सीमाएं संकुचित होती गईं और उसके द्वारा अधिकृत प्रदेश एक एक कर स्वतंत्र होते गए। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस से शत्रुता आरंभ हुई और 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। 1839 में व्यापक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, जिससे सुल्तान के अधिकार नियंत्रित कर दिए गए। इसी आशय का एक संविधान 1876 में पारित हुआ, किंतु एक वर्ष तक चलने के बाद वह स्थगित हो गया। तब वहां अनियंत्रित राजतंत्र पुनः स्थापित हो गया। 1908 में युवक क्रांति हुई, जिसके बाद 1876 का संविधान फिर लागू हुआ। 1913 में सुल्तान महमद शासन का अध्यक्ष बना। प्रथम विश्व युद्ध के समय टर्की के नेताओं ने जर्मनी का साथ दिया।
इस युद्ध में टकी पराजित हुए। युद्ध विराम संधि के होते ही अनबर पाशा और उसके सहयोगी अन्य शीर्षस्तरीय नेता टकी छोड़कर भाग गए। एशिया माइनर आदि क्षेत्र ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और इटली में बंट गए। 1919 में ग्रीस ने अनातोलिया पर आक्रमण किया, किंतु मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में हुए संघर्ष में 1922 में ग्रीस पराजित हुआ। सुल्तान का प्रभाव क्षीण होने लगा और अंकारा में मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में व्यापक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। 1923 की लासेन संधि के अनुसार टकी का प्रभुत्व एशिया माइनर तथा थ्रेस के कुछ भाग पर मान लिया गया। 29 अक्टूबर 1923 को टकी गणराज्य घोषित हुआ। इसके पश्चात टकी में अतातुर्क सुधारों के नाम से अनेक सामाजिक, राजनीतिक और विधिक सुधार हुए। गणतांत्रिक संविधान में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक संगठनों के उन्मूलन और स्त्रियों के उद्धार आदि की व्यवस्था हुई। अरबी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रचलन घोषित हुआ। मुस्तफा कमाल की मृत्यु 1938 के पूर्व तक उसके नेतृत्व में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी अत्यधिक प्रभावशाली और मुख्य राजनीतिक संगठन के रूप में रही। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। 1919 में मुस्तफा कमाल पाशा यानी अतातुर्क ने देश का आधुनिकीकरण आरंभ किया। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन, धर्म इत्यादि के क्षेत्रों में पारंपरिकता छोड़ी और तुर्की को आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में टकी प्रायः तटस्थ रहा। 1945 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने टकी को रूस के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वचन दिया। वह सहायता अब भी जारी है। इस समय टकी नाटो, सेंटो और बाल्कन पैक्ट का सदस्य है। मुस्लिम टकी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा आश्वासन है। मुसलमानों में सुन्नी बहुसंख्यक हैं। तुर्की यहाँ प्रायः सार्वभौम भाषा है। इसमें वर्णों की रचना ध्वनि पर आधारित है। 1928 के भाषा सुधार आंदोलन से अरबी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग होने लगा है। 1960 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मेंड्रीज ने विधिक स्वातंत्र्य, भाषा, लेखन और प्रेस स्वातंत्र्य पर रोक लगा दी। इसके विरुद्ध प्रबल आंदोलन हुआ। 27 मई 1960 को प्रधानमंत्री मेंड्रीज और राष्ट्रपति बाय नेशनल यूनिटी कमेटी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। जनरल गुरसेल कार्यवाहक अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने लगे। ग्रांड नेशनल असेंबली की स्थापना हुई और 1961 में जनरल गुरसेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1961 के संविधान में टकी पुनः प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना, जिसमें जनअधिकारों तथा विधिसम्मत न्याय की पूर्ण व्यवस्था है। राष्ट्र पर किसी एक व्यक्ति, समूह या वर्ग का अधिकार नहीं है। टकी की आधी राष्ट्रीय आय का स्रोत कृषि है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात उद्योगीकरण की ओर राष्ट्र की प्रवृत्ति बढ़ी। कृषि के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग ने विशेष क्रांति को जन्म दिया। 1960 में सैनिक शासन स्थापित होने के समय टकी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। विकास योजनाओं को तेजी से बढ़ा देने के कारण टकी ऋणग्रस्त हो गया। व्यापार में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद आर्थिक उन्नति के लिए व्ययों में कटौती, मूल्य नियंत्रण का उन्मूलन, करों में संशोधन आदि आवश्यक कदम उठाए गए। टकी में प्राकृतिक साधन तो प्रचुर मात्रा में हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उसे मशीनी उद्योग में अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके निमित्त उसे पाश्चात्य देशों से, विशेषकर अमेरिका से, ऋण भी मिलता है। 1990 के दशक में देश में मुद्रास्फीति 70% तक बढ़ गई थी।